हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की फिजिक्स से लाइट चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो जैसे ही लाइट हम सुनते हैं, हमारे मन में एक अजब सी हलचल होती है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइट क्या होता है। हम लोग देखे हैं अक्सर कि रात में अगर हम किसी रूम के अंदर बैठे हुए हैं और उस रूम के अंदर अगर किसी भी प्रकार का लाइट अगर वह नहीं जल रहा है, तो हमें उस रूम के अंदर के किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वह देख नहीं पाते। लेकिन जैसे ही बल्ब का हम स्विच ऑन करते हैं, हमें जो है उस रूम के अंदर की जितनी भी वस्तुएं होती है वह सब हमें दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार दिन के समय में हम लोग जो है अपने चारों तरफ के सभी प्रकार की वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट को जो है वो हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन वही जब रात हो जाता है, तो रात के समय जो है हम अपने चारों तरफ के किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वह नहीं देख पाते। तो यहाँ पर मेरा सवाल आता है सबसे पहले कि जो ऑब्जेक्ट को हम लाइट की उपस्थिति में देख रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले सपोज कर लेना है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, और जब ऑब्जेक्ट हमारे पास है तो यहाँ पर किसी सोर्स से जो है वह एक लाइट जो है वह आए, और ये लाइट जो है जैसे ही इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, क्या होगा कि लाइट जो है वो हमारा रिफ्लेक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद। और जैसे ही ये रिफ्लेक्ट होगा टकराने के बाद, तो ये लाइट जो है वह हमारे आंखों तक वह पहुंचेगा, और जैसे ही वह हमारे आंखों तक पहुंचेगा, ये जो लाइट है वह हमारे आंख के रेटिना को वह सेंसेशन देगा। तो उसी के आधार पर जो है वह हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ हमारा, कोई लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर आकर के टकराता है, टकराने के बाद वह लाइट रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वह हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब जाकर के हम उस वस्तु को आसानी से देख पाते। तो उसी के आधार पर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा लाइट है उसका हमारा डिफिनेशन क्या है। तो लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन द सेंसेशन ऑफ साइट। यहाँ पर कह रहा है कि लाइट जो है वह हमारा एक फॉर्म है एनर्जी का, ये एक प्रकार का एनर्जी विच जो प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है इन अस, हम लोगों में, द सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट का डिफिनेशन हमारा क्या हुआ? लाइट जो है वह एक प्रकार का एनर्जी है, और ये लाइट जो है वह हमारे आंखों को संवेदनशील करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। उसी को हम लोग लाइट। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद द लाइट। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो लाइट से हमारा रिलेटेड है। उसमें सबसे पहला हमारा टर्म है वह है सोर्स। तो सोर्स हमारा क्या होता है? ए सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। यानी सोर्स क्या है? सोर्स हो गया हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट जो है वह प्रोड्यूस होता है। तो वह ऑब्जेक्ट जो लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग सोर्स ऑफ लाइट का। सम सोर्स ऑफ लाइट्स आर नेचुरल, मेनी अदर्स आर मैन। कुछ जो सोर्स होते हैं वह नेचुरल होते हैं, जो प्राकृतिक से हमें मिला। जैसे कि हमारा एक सन, सन जो है वह हमारा क्या है? एक नेचुरल जो है वह सोर्स, जिससे हम लाइट प्राप्त करते हैं। कुछ जो है वह मैन मेड होते हैं, जैसे हमारा टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ये हमारे जो है वह मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। उसी आधार पर सोर्स ऑफ लाइट को दो भाग में डिवाइड किया है। उसमें पहला है हमारा सेल्फ ल्यूमिनियस। इस सेल्फ ल्यूमिनियस सोर्सेस इज लाइट विच पॉजेज लाइट और इट्स ऑन। यानी वैसे सोर्स लाइट का जिसके पास अपना लाइट होता है, जो अपना लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस। इसमें एग्जांपल हमारा दिया है, जैसे कि सन, सन के पास अपना लाइट होता है। स्टार्स है, स्टार्स के पास भी अपना लाइट होता है। इलेक्ट्रिक लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप के पास भी अपना लाइट होता है। और जो कैंडल हम जलाते हैं उसके पास भी अपना लाइट होता है। दूसरा हमारा है नॉन लुमिनियस। A non-luminous source is light which does not possess light of its own। यानी नॉन लुमिनियस जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है वह ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना सोर्स जो है, अपना लाइट जो है वह नहीं होता, बल्कि दूसरे के लाइट से जो है वह चमकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल में हमारा है मून। तो मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, बल्कि वह सूरज के प्रकाश से रिफ्लेक्स होने के कारण, रिफ्लेक्शन होने के कारण जो है वह हमें चंद्रमा जो है वह चमकता हुआ प्रतीत होता है। मतलब चंद्रमा का जो लाइट हमें मिलता है वह सूरज के प्रकाश के पड़ने से, और उसमें रिफ्लेक्शन होता है, तब जाकर के चंद्रमा से जो है वह लाइट हमारे अर्थ तक पहुंचता है।
फिर आगे है बुक। बुक के पास भी अपना लाइट नहीं होता है, ये दूसरे लाइट से ही चमकता है। अब मीडियम आ गया। व्हाट इज मीडियम? ए मीडियम इज ए सबस्टांस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स और ट्राई टू डू सो। कह रहा है कि मीडियम क्या है? मीडियम हमारा एक प्रकार का सबस्टांसेस है जिसके थ्रू जो है लाइट प्रोपेगेट करता है, यानी लाइट जो है वो पास होता है। तो उसी के आधार पर लाइट को जो है वह मीडियम के आधार पर तीन भागों में जो है यहाँ पे डिवाइड किया है। उसमें हमारा सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? इट इज ए मीडियम थ्रू विच लाइट पेगेट्स इजली, यानी वैसे मीडियम जिसके द्वारा लाइट जो है वह आसानी से, यानी जिस माध्यम से लाइट जो है वह आसानी से हमारा पास कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे कि एयर, वाटर, ग्लास, यानी ये जो दिया है एग्जाम्पल में, इससे के थ्रू जो है वह लाइट जो है वह आसानी से हमारा पास हो। दूसरा में हमारा है ट्रांसलूसेंट। इट इज ए मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स पार्सल। ट्रांसलूसेंट जो मीडियम है वो हमारा ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हमारा लाइट जो है वो पास करेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो पार्सली पास करेगा। जैसे एग्जांपल में दिया है हमारा पेपर। आप देखते होंगे कि अगर हम पेपर ले लेते हैं, पेपर के एक साइड में अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो हमने देखा होगा कि लाइट जो है वह इसमें पास करता है, लेकिन वो कम्प्लीटली पास नहीं करता है, बल्कि वो पार्सली जो है वो पास पास करता है। उसी प्रकार से ग्राउंड ग्लास हो गया, ये सारे जो है वो हमारा ट्रांसलूसेंट। तीसरा हमारा टाइप्स है मीडियम का, वह है ऑप्टिक। इट इज ए मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट, यानी ऑपेक्टिव जो मीडियम है वह हमारा ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हमारा लाइट जो है वह पास नहीं हो सकता, यानी जिसके थ्रू लाइट जो है वह प्रोपेगेट नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल में है वुड। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वुड है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लाइट को जब हम इसमें देते हैं टॉर्च के थ्रू, तो क्या इसमें हमारा लाइट पास होगा? नहीं। तो वुड जो है वह हमारा एक ऑपेक्टिव सब्सटेंस हो गया। उसी प्रकार से मेटल भी हमारा जो ऑपेक्टिव है, जिसके थ्रू लाइट जो है वह हमारा प्रोपेगेट नहीं करता। उसी प्रकार से थ्री में हमारा है रेज। रेज क्या होता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी रे ऑफ लाइट जो है वह हमारा क्या है? एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन पाथ है। यहाँ पर हमारा कह रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है वह हमारा क्या है? एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये हो गया हमारा रे। एलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, जिसके थ्रू लाइट जो है वह हमारा ट्रेवल करता है। तो रे क्या है? रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। रे जो है वह लाइट का एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, एलोंग विच, इसके द्वारा जो लाइट है वह हमारा ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग रे कहते हैं। ये जो हमारा सिंबल है वह हमारा रे का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अराउ हेड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं एक अराउ हेड के थ्रू। द अराउ हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, और ये जो अराउ हेड है ये हमारा लाइट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो हमारा इस डायरेक्शन। ए नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ए बीम ऑफ लाइट, और अगर हम लोग बहुत सारे रेज को एक साथ जब मिला देते हैं तो वहां पे जो हमको मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द phenomenon of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of an object। यहाँ पर कह रहा है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है हमारा, वह प्रोसेस है, वह फिनोमेना है जिसमें लाइट जो है वह हमारा इंसिडेंस होता है। मान ले कि यहाँ पर ये जो है हमारा एक सोर्स है एस, इससे लाइट हमारा निकल रहा है और जा करके किसी ऑब्जेक्ट के साथ, मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है वह इस पॉइंट पर टकरा रहा है। टकराने के बाद क्या होता है कि ये लाइट जो है वह उसी मीडियम में, यानी टकराने के बाद, बाउंस होने के बाद जो है वह उसी मीडियम में फिर वापस जो है वह मूव जाता है। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फिर से हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या होता है। तो जब किसी सोर्स से जो है वह हमारा लाइट जो है वह प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर जाकर के वह टकराता है, और जैसे ही वह टकराता है
वह क्या होता है कि लाइट जो है वह बाउंसिंग बैक होता है उसी मीडियम में जिस मीडियम से आया था, और उसी मीडियम में जो है वह बैक होता है टकराने के बाद। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को दो भागों में डिवाइड किया है। उसमें हमारा पहला आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? When the reflecting surface is smooth, the parallel rays falling on it are reflected parallel to one another. यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वह क्या होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, मान लेते हैं कि ये प्लेन सरफेस है, ये हमारा प्लेन सरफेस यानी स्मूथ। अब क्या हो रहा है कि इसमें जो है वह बहुत सारी पैरेलल रेज जो है वह आ रहा है और इस सरफेस पर जाकर के टकरा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर ये जो रेज है वह सारे रेज जो है वह पैरेलल में आ रहा है और इस सरफेस के साथ जो है वह टकरा रहा है। तो टकराने के बाद क्या हो रहा है कि ये रेज जो है वह इस तरह से ये जो है वह हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये जो रे है वह भी हमारा जो है वह इस रूप में ये जो है वह रिफ्लेक्ट, और जहाँ पर जो ये रे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है टकराने के बाद ये भी इस डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो रेज हमारा वापस में जो पैरेलल के साथ आ रहा था और वह स्मूथ सरफेस के टकराने के बाद भी वह वापस में पैरेलल में जो है वह क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के और उसी मीडियम में दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो रेज है वह पैरेलल में आता है और प्लेन सरफेस के साथ टकराने के बाद फिर वह रिफ्लेक्शन भी जो होता है वह सारे रेज आपस में पैरेलल के साथ ही होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला है 2 नंबर में इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When the reflecting surface is rough, the parallel rays falling on it are reflected in different directions. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा सरफेस है वह सरफेस हमारा क्या है, रफ है। तो जब हमारा सरफेस रफ हो और इसमें जो रे है वह हमारा सारे जो है रेज जो है वह हमारा वह पैरेलल में आएंगे। रेज जो है वह हमारा मान लेते हैं कि रे 1, रेज 2 और ये है हमारा रेज। तो ये रेज जो है वह सारे रेज जो है वह हमारा क्या आ रहा है, पैरेलल में आ रहा है। ये हम लेकिन जो हमारा सरफेस है वह सरफेस हमारा स्मूथ ना होकर के ये रफ है। यानी ये जो हमारा सरफेस है वह क्या है, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस है तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही जो लाइट है वह टकराएगा इस पॉइंट पर और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो मीडियम तो उसी में होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन मान लेते हमारा जो है वह इधर चला और इसका जो डायरेक्शन है वह हमारा हो सकता है कि इसका जो रिफ्लेक्शन डायरेक्शन है वह हमारा इस डायरेक्शन में चला और यहाँ पर ये जो हमारा है वह इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वह इस पॉइंट पर चला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो तीनों रेज वापस में पैरेलल में इंसिडेंट हो रहा था इस रफ सरफेस पर, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद तीनों जो रेज है वह हमारा डिफरेंट डायरेक्शन पर जो है वह चला। यानी ये रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस में फिर ये पैरेलल में जो है वह रिफ्लेक्टेड नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जहाँ पर रिफ्लेक्शन हमारा होता है या इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ। अब हम आगे बढ़े, हमारा जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट वह हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखने का कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारा फिगर दिया है कि सपोज करते हैं कि ये जो हमारा है ये मिरर है, अरे प्लेन सरफेस है मिरर, ये मिरर है। अब एक लाइट जो है वह किसी सोर्स से जो है वह आ रहा है, रेज आ रहा है लाइट का। तो ये जो रेज हमारा लाइट का आ रहा है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो रेज है ये हमारा इंसिडेंट रेज। अब ये रे जो है वह आ रहा है और इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम हमने ओ दिया और इस पॉइंट पर जो है वह टकरा रहा है। टकराने के बाद ये रे जो है वह रिफ्लेक्ट होकर के और इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो रेज होगा इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड
रेज। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक हम नॉर्मल लिए हुए, ये हमारा नॉर्मल। तो हम देखते हैं यहाँ पे है कि इस नॉर्मल के साथ और एक इंसिडेंट रे के साथ जो है वह एक हमारा एंगल बनेगा, और इस एंगल को हम इंडिकेट करेंगे और वह करेंगे आई। और जो इस नॉर्मल के साथ और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग आर से इंडिकेट करेंगे, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आई को जो बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या मिला कि जब भी हम एक एंगल लेंगे, इंसिडेंट एंगल हो या रिफ्लेक्टेड एंगल हो, वह हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमको नॉर्मल के साथ ही लेना है। अगर हम नॉर्मल के साथ ना लेकर के किसी दूसरे के साथ ले लेते हैं तो वह हमारा इंसिडेंट एंगल गलत। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंसिडेंट एंगल है या जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वह हमेशा एक नॉर्मल से हमको लेना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा नॉर्मल है, इस नॉर्मल के साथ और इंसिडेंट रे के साथ जो हमारा एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो ये नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इसमें हमारा दो स्टेटमेंट होता है, टू लॉज है। पहला लॉज हमारा होता है फर्स्ट लॉ, जिसमें हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट लॉ क्या करता है। तो फर्स्ट लॉ हमको कहता है कि जो ये एंगल ऑफ आई यानी इंसिडेंट और ये जो एंगल ऑफ आर है ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जो है वह आपस में इक्वल होता है। तो उसी को यहाँ पर हम लिख सकते हैं नंबर 1 में, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflex। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा हमारा इसका जो लॉ है सेकेंड लॉ, वो हमारा क्या करता है, सेकेंड लॉ हमको कहता है कि द इंसिडेंट रेज द reflected rays and the normal all lies in the same place। तो सेकेंड स्टेटमेंट का कहने का मतलब कि जो हमारा ये इंसिडेंट रे है ये वाला, जो रिफ्लेक्टेड रेज है हमारा इस ये वाला, और जो हमारा नॉर्मल है, ये सारे जो है तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ये सारे जो है वह हमारा इस पॉइंट ओ पर जो है वह मिल रहा है। वही यहाँ पे कहने का मतलब कि द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रेज ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। और इस प्लेन पर तीनों जो है वह एक जगह आपस में क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड। और यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट को जानने का कोशिश करें। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक सरफेस और इस सरफेस पर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते हुए एक लाइट जो है वह इंसिडेंट करता है इस पॉइंट को। अब जैसे ही इंसिडेंट करता है इसमें क्या होगा कि लाइट जो है वो हमारा रिफ्लेक्ट। अब इसमें हम लोग एक नॉर्मल को यहाँ पर लगा, अगर सपोज हमको करना है कि जो ये एंगल मेरा है 830 डिग्री, जो एंगल आई, तो ये एंगल जो आई मेरा 30 है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकता है कि जो ये एंगल हमारा आर है वह कितना। तो अभी हमने फर्स्ट लॉ में देखा कि जो हमारा एंगल है आई
वह हमारा एंगल आर के बराबर होता है। इसका मतलब एंगल अगर हमारा आई 30 है, इसका मतलब एंगल जो आर है वह भी हमारा क्या हो जाएगा 30। दोनों जो है वह हमारा इक्वल है। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा केस कि ये हमारा सरफेस है और इसमें कोई लाइट रे जो है वह हमारा आ रहा है और आने के बाद यहाँ से ये जो है वह रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसमें हमारा एक नॉर्मल जो है वह दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि ये एंगल मेरा जब 45 डिग्री है तो हमारा एंगल जो आई होगा वह कितना होगा और ये जो एंगल आर है वह हमारा कितना होगा और ये जो एंगल है ये भी हमारा कितना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल होता है हमारा वापस में, जैसे कि ये है, तो ये जो एंगल हमारा होता है नॉर्मल का और इस सरफेस के बीच में, ये एंगल हमारा टोटल जो होता है वह 90 डिग्री और इस साइड में भी जो ये एंगल हमारा होता है वह 90 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर कि हमारा जो ये पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल ये मेरा कितना होगा 90 डिग्री का हो। तो जब हमारा ये एंगल जो है वह 45 डिग्री है तो श्योर है कि ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 45। इसका मतलब जो एंगल हमारा आई है वह हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और जब एंगल हमारा 45 डिग्री है तो एंगल आई, तो एंगल आर भी जो है वह हमारा 45 डिग्री, क्योंकि एंगल आई जो है वह बराबर होता है एंगल आर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब एंगल आर मेरा निकल गया 45 डिग्री तो ये एंगल जो है वो हमारा कितना होगा। तो फिर हमारा वही कंडीशन है यहाँ पर कि इधर जो होता है टोटल हमारा एंगल वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब ये मेरा टोटल 90 डिग्री है और ये जो हमारा आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारा हो गया 45 डिग्री, इसका मतलब ये जो एंगल हमारा होगा ये हो जाएगा 45। इसका मतलब जो एंगल हमारा ये पूछ रहा था ये एंगल जो है वह हमारा हो जाएगा कितना 45। तो इस प्रकार से जो है वह हम एंगल को जो है वो बता सकते। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सरफेस है और इस एक सरफेस में एक नॉर्मल दिया, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी नॉर्मल में और इसी नॉर्मल के डायरेक्शन में एक लाइट जो है वह किसी सोर्स से आता है और इसी नॉर्मल से होकर के वह जाता है। जब नॉर्मल के साथ कोई लाइट जो है वह आ करके मिरर में जब वह पड़ेगा तो उसका जो रेज है वह उसी के साथ जो है वह क्या करेगा उसी डायरेक्शन में वह रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वह इसी नॉर्मल से होते हुए और इसमें टकराने के बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वह भी होगा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा उसी नॉर्मल के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल जो हमारा बन रहा है वह 0 बन रहा है और फिर इसी केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल दोनों के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वह भी एंगल हमारा कितना बन रहा है 0। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कोई लाइट अगर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है तो वह लाइट जो है वह उसी रास्ते से जो है वह रिफ्लेक्ट होकर के 0 डिग्री का कोण बनाते हुए जो है वह वापस उसी सरफेस पे चला जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो एंगल आई है वो एंगल जो आर है ये दोनों हमारा किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब आगे हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं और हम लोग प्लेन मिरर के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर का उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्लेन मिरर के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है यानी जो कैरेक्टर है वो हमारा क्या है, इसमें हम देख रहे हैं नंबर 1 कि प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। यानी जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो हमारा इमेज दिखाई देता है
या किसी ऑब्जेक्ट का जब हम प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं तो वह इमेज जो हमारा होता है वह वर्चुअल होता है। अब वर्चुअल होने के कारण जो है हम उससे स्क्रीन में प्राप्त नहीं कर पाते। ये हमारा है प्लेन मिरर का पहला कैरेक्टर कि हम प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वह हमारा रियल ना होकर के वह क्या होता है, वर्चुअल होता है, यानी काल्पनिक होता है, जिसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरा हमारा है प्लेन मिरर का कैरेक्टर, वह है इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। जो इमेज प्लेन मिरर में जो बनता है वह इमेज जो है वह हमेशा सीधा होता है। आप देखेंगे अपने चीज कि हमारा जो इमेज है वह जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो वह सीधा इमेज बनता है। तीसरा उसका प्रॉपर्टी है द साइज ऑफ इमेज इन ए प्लेन इज ऑलवेज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कह रहा है तीसरा कि प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज बनता है तो हमारा जितना साइज होता है एक्चुअल साइज उतना ही साइज जो है वह इमेज में भी जो है वह बनता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट का अगर मान लेते हैं कि इस मिरर के पीछे हम एक ऑब्जेक्ट रखे हैं जिसका साइज हमारा इतना है, तो इसके पीछे मिरर के पीछे जो हमारा इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का जो साइज भी कितना होगा, इतना ही। अरे दोनों का इमेज जो है वो बराबर, दोनों का साइज ऑब्जेक्ट का रियल का और उसका इमेज का दोनों जो है वह बराबर। फोर्थ है द इमेज फॉर्मेट इन प्लेन मिरर is as if far behind the mirror as the object is in front of the mirror। यहाँ पे कह रहा है कि प्लेन मिरर के आगे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो मान लें कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से अगर 2 मीटर है तो इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वह भी जो है वह 2 मीटर पीछे ही बनेगा। मतलब मिरर के जितना आगे होगा ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर होगा उस प्लेन मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा वह ऑब्जेक्ट भी उतना ही डिस्टेंस पर हमको। पांचवा प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर का वह हमको कहता है द इमेज फॉर्मेट इन प्लेन मिरर इज लेटरली इनवर्टेड। लेटरली इनवर्टेड मतलब क्या हुआ, तो आप कभी ध्यान दिए होंगे कि आप जब प्लेन मिरर के आगे खड़े हो जाते हैं और आप अगर लेफ्ट हैंड को उठाते हैं ऊपर तो मिरर में जो इमेज बनता है वो लगता है कि आप राइट हैंड को उठा रहे हैं, और अगर आप राइट हैंड को मिरर के आगे उठा रहे हैं तो मिरर में जो बनेगा इमेज वो हमको लेफ्ट हैंड। मतलब साफ है कि अगर हम लेफ्ट हैंड को राइज करते हैं मिरर के आगे तो हमको जो है वह मिरर में राइट हैंड जो है वह प्रतीत होगा, और जब हम राइट हैंड को उठाते हैं तो हमको लेफ्ट हैंड जो है वह प्रतीत। तो यही जो है वो प्रोसेस है वह हमारा है लेटरल इनवर्ट। ओके, थैंक यू।